हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में फोर्स को जानेंगे। ठीक है, फोर्स के टॉपिक को हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन है कि द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल करते हैं या पुश करते हैं तो उसको हम लोग फोर्स नाम दे देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब भी हम टू ओपन अ डोर आइदर वी पुश और पुल इट, तो किसी भी डोर को हम खोलने के लिए या तो उसको पुश करते हैं या तो उसको पुल करते हैं, खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं। तो दोनों ही कंडीशन जो है फोर्स अप्लाई होता है दोनों कंडीशन में। या फिर हम देख लेते हैं कि च्यूइंग करना, चबाना किसी चीज़ को, मूविंग, घूमना टहलना, रनिंग करना, दौड़ना या फिर खड़ा होना, यहाँ तक कि भी जो है इवन खड़ा होने में भी हमको जो है फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसमें भी ताकत लगती है। ठीक है, आप फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर आप गिर जाएंगे। तो हर व्यक्ति जो है दिन भर में हज़ारों बार फोर्स को अप्लाई करता है। ठीक है, इफ़ेक्ट देख लेते हैं। फोर्स के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। जो फोर्स होता है वो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, किसी भी रुके हुए वस्तु को जो है मोशन में ला सकता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाय किकिंग इट इज अप्लाइंग ए फोर्स। यानी कि कोई भी फुटबॉल जो है वो मूव कर सकता है किक के द्वारा। यानी कि जब भी हम किक करेंगे, किक मतलब उसको मारेंगे पैर से, तो उसमें फोर्स अप्लाई होगा और वो जो है मूव कर जाएगा। यानी कि रुका हुआ था तो अब उस पर फोर्स लगाने के बाद में वो मोशन में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो चल रही है तो उसके डायरेक्शन में भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। उसके डायरेक्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, तो अगर जो हम उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो चेंज हो सकता है उसका डायरेक्शन। जैसे कि अगर हम साइकिल से जा रहे हैं तो हम लोग को अगर जो मुड़ना होगा तो हम उसके हैंडल को घुमाएंगे जिससे हम लोग मुड़ जाएंगे। तो हमने फोर्स किया, हैंडल को घुमाने में एक फोर्स लगाया गया। ठीक, तो फोर्स लगाएं जब हम ही तो डायरेक्शन चेंज हो गई हमारी मूविंग बॉडी की, साइकिल की। वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो है, फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है या साइज है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने बैलून को रखा हुआ, गुब्बारे को, तो उसको हम लोग जब दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो दबेगा। यानी कि उसका शेप एंड साइज जो है चेंज होगा। ओके, इसी प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं अब कि चौथा पॉइंट। चौथा तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज वाली बात है तो उसको हम लोगों ने देख लिया है। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अच्छा, फोर्स लगा करके हम अगर जो बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। जैसे कि बॉल को रोकना हुआ, बॉल अगर जो मूव कर रही है तो उसको हम लोग फोर्स लगा के रोक लेते हैं। ठीक, जैसे कि कैच किया जाता है उसको। या फिर कोई भी साइकिल चल रही है, उसको मतलब आ रही है तो हम उससे ज़्यादा फोर्स लगा करके साइकिल को रोक लेंगे। ओके, अब एसआई यूनिट देखनी है हम लोगों को फोर्स की। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, फोर्स को हम लोग एफ से भी डिनोट करते हैं। जनरली आप एफ से डिनोट करोगे फोर्स को फार्मूले में। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग डिनोट करेंगे एन से। फोर्स की जो फार्मूला होती है बराबर एम में होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का जो यहाँ पर आप एसआई यूनिट देखेंगे वो किलोग्राम होगा, और एक्सीलरेशन को जो देखेंगे आप एसआई यूनिट इसका तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इस प्रकार से किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका एसआई यूनिट हो सकता है या फिर होता है। फोर्स आर मेनली टू टाइप्स। ठीक है, फोर्स जो है मेनली जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई होता है तो वहाँ पे बैलेंस फोर्स बोला जाता है उसको। यानी कि जब आपके किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स लगाने के बाद भी कोई भी मूवमेंट ना हो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो वहाँ पे जो है बैलेंस फोर्स हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे 5 न्यूटन का फोर्स
इस साइड अप्लाई हो रहा है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में 5 न्यूटन का फोर्स, बिल्कुल मैग्नीट्यूड दोनों का समान है, दोनों 5-5 न्यूटन के फोर्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये बॉडी जो है बिल्कुल कहीं भी नहीं जाने वाली है, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ना ऊपर ना नीचे, यानी वो बॉडी का जैसे का तैसे रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग बैलेंस फोर्स इसको बोल सकते हैं। तो बैलेंस फोर्स का एक बार हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो इट्स कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि जो रिजल्टेंट होता, जो भी किसी फोर्स का रिजल्टेंट होता है वो अगर जीरो आ गया तो उसे हम लोग जो है बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। इस प्रकार से एक और देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है M2 और इस पर 2 न्यूटन का फोर्स इस साइड, 2 न्यूटन का फोर्स इसके अपोजिट साइड। इसी प्रकार से जो है नीचे से 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ऊपर से भी 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट में जो है बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेंगे तभी जो है वो डिस्प्लेस्ड नहीं होगा। तो इसका भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इस प्रकार से ये भी एक बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। अब बैलेंस फोर्स में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है कि बैलेंस फोर्स जो है क्या शेप और साइज में किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंजिंग ला सकता है। तो आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ला सकता है, क्योंकि अगर जो हम एज्यूम करें कि ये हमारा गुब्बारा है M1 को, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाए अगर जो, और भी लगा सकते हैं, उसके जो उसको कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, दोनों ओर लगाएंगे तो वो दबेगा। दबने से क्या होगा कि उसकी जो शेप है, साइज है, वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो इसकी जो स्टेट है, जो इसकी अवस्था है, वो नहीं चेंज हो सकती। बट बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टेट मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर पढ़ा है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, फोर्स कैन मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करा सकती है। तो ये सभी स्टेट हुए। लेकिन जब भाई आप जान रहे हैं कि जो बैलेंस फोर्स है वो स्थिति परिवर्तन ही नहीं कर सकती है, यानी कि बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स आपका अप्लाई होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो वो 5 न्यूटन दोनों साइड लग रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसमें कोई भी इसकी अवस्था नहीं परिवर्तित होगी, कहीं भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो बैलेंस है भाई, बैलेंस फोर्स कहाँ से अवस्था परिवर्तन कर सकता है, वो हिलेगा नहीं अपने स्थान से। अब अनबैलेंस फोर्स कर सकता है, ठीक है, क्यों कर सकता है, क्योंकि अनबैलेंस्ड है। मतलब अभी देखते हैं, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो नहीं हो सकता है, जो भी फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे वो जीरो नहीं होना है। द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, यानी कि अगर जो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स एम पे अप्लाई किया जा रहा है और यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 न्यूटन या फिर 3 न्यूटन अलग करेंगे, ठीक है, 5 न्यूटन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, इसका कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसको डिस्प्लेसमेंट कराना है तो कम ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ेगा 5 से। यहाँ पर 2 न्यूटन का कर दिया अगर जो, तो 5 ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये कट जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 3 न्यूटन का इधर हो जाएगा। रिजल्टेंट 3 न्यूटन आया, जीरो नहीं आया है। 3 न्यूटन डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो अनबैलेंस फोर्स जो होता है कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है स्टेट को, कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, समझ रहे हैं। यानी कि ये मूवमेंट करा रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करा रहा है, इसकी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है, इसको डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, तो भाई ये ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको चेंजिंग दे रहा है। अच्छा ये जो है, अच्छा ये शेप एंड साइज को भी क्या चेंज कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल कर सकता है भाई। कैन आल्सो चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर जो बैलून ही आप एज्यूम करो तो भाई ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये कम फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसको पचकना तो है ही है, वो उसका शेप साइज तो चेंज ही होगा। अरे कहीं ज़्यादा पचकेगा, कहीं हो सकता है कम पचके बस। या फिर जैसे गाड़ी, आप कोई गाड़ी ले जा रहे हो, एक साइड में इधर ठोक दो, इस साइड में इधर ठोक दो, इधर कम फोर्स लगाओ, इधर ज़्यादा फोर्स लगाओ, तो ये तो है कि ज़्यादा फोर्स वाला लगाओगे तो मतलब वो तो ज़्यादा फोर्स जहाँ रहेगा उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा गाड़ी आपका। कम फोर्स वाला जो है मतलब उसको भी लेके चला जाएगा, हो सकता है, ठीक। लेकिन जो गाड़ी पचकेगी तो ही उसकी शेप साइज में तो चेंजिंग आएगा ही, जब फोर्स आप मारोगे किसी चीज़ को, तो वही बात है। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन्स के लॉ को। तो न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्होंने कुछ फार्मूला दिया है, मतलब दिए हैं ये एक बहुत ही मतलब बेहतर, बहुत ही ख़ास न्यूटन का जो है रोल रहा है
अपने साइंस में, तो आपको यहाँ से न्यूटन के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपकी शुरुआत होगी न्यूटन के बारे में जानने की। तो फर्स्ट लॉ कहता है न्यूटन का कि एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change the state by applying external force। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी भाई, वो अपने अवस्था को नहीं परिवर्तित करेगी, अपने मतलब ऑटोमेटिक ऐसा नहीं होगा कि वो रेस्ट पे है तो चलना शुरू कर दें। अगर जो आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब की बात की जा रही है, ठीक। तो वो अगर जो रेस्ट पे है तो चलेगी नहीं। लेकिन अगर जो और इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर जो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, चल रही सीधी रास्ते पे चल रही है वो, तो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की बात कर रही है, वृत्ताकार वगैरह की बात नहीं कर रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर जो चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी भाई। लेकिन अनटिल इट इज़ कंपेल्ड टू चेंज, अगर जो जब तक उस पर फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कि यार तुम अपनी स्थिति को परिवर्तित करो, तुम रेस्ट पे हो, तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा दिया गया कि तुम चलो, तुम चल रहे हो, तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा दिया गया कि तुम रुको, तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकने या चलने वाली नहीं है, वो जैसे है तैसे रहेगी, अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करेगी, ठीक है। हिंदी में बोले तो हिंदी में जो है इसको जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, ठीक है। जड़त्व का नियम अगर जो इसको इंग्लिश में देखें तो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व। यानी कि वो जड़त्व क्या होता है कि कोई भी स्थिति जो है अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है, वो अगर जो रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, ठीक है। तो वही जड़त्व होता है, वही इनर्शिया होता है। तो आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझा होगा, और बेहतर तरीके से समझना है तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ए पर्सन फॉल बैकवर्ड व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली। अगर जो कोई बस आपने देखा कहीं बैठे, मोटरसाइकिल में मान लीजिए, अच्छे से समझ पाएंगे, बस में तो थोड़ा पीछे सीट होता है। अगर मोटरसाइकिल अचानक से जो है आप बैठे हैं और अचानक से आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो पीछे वाला आदमी बात कर रहा है, क्योंकि आगे तो हैंडल पकड़े रहता है, ठीक है, तो उसमें तो अपना पकड़ा हो तो वो बैलेंस कर लेता है। लेकिन जो पीछे होता है वो क्या होता है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है, वो पीछे वाला आदमी जो है पीछे बैकवर्ड की ओर जो है उसकी जो कमर है वो पीछे चली जाती है। अब क्यों पीछे जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे तो रेस्ट रहना चाहती है। आपकी जो ऊपर की बॉडी है जो कि गाड़ी से टच में नहीं है, जो कि आपकी कमर है, वो तो जो है बिल्कुल ऐसे रहना चाहेगी कि हाँ भाई हम रेस्ट पे हैं, बिल्कुल रुकी हुई है तो रुकी रहेगी आपकी कमर। लेकिन जो आपका नीचे का सिरा है, जो आप गाड़ी पर जो टच है, वो क्या है कि गाड़ी के चलने के साथ साथ वो भी जो है मतलब मोशन में आ गया। अब आपका नीचे का सिरा तो मोशन में आ गया है, नीचे का पार्ट, लेकिन जो आपका ऊपर है कमर वगैरह, वो क्या होगा, वो तो मतलब स्थिर है, बिल्कुल ज्यों का त्यों है, रुकी हुई है, अभी भी रुकी रहेगी। वो समझ नहीं पाएगी कि भाई ये गाड़ी कब चल गया, और हमारा नीचे भी जो है, नीचे का पार्ट जो भी वो जो टच है वो भी मोशन में आ गया है ना। वो ऊपर थोड़ी ना समझ पाएगा क्योंकि वो टच ही नहीं है गाड़ी से। भाई आपका कमर थोड़ी ना गाड़ी से टच है, आपकी जो नीचे जहाँ बैठे हैं वो टच है ना। तो इस प्रकार से जो ऊपर की बॉडी है आपकी, वो मोशन में रहना चाहेगी, वो गति में, वो वेलोसिटी उसकी जो है नहीं चेंज होना चाहेगी, वो वेलोसिटी मतलब वो गति में नहीं जाना चाहेगी, समझ रहे हैं बात। तो इसलिए वो गति में ना जाने की वजह से जो है वो अपनी स्थिति को तब तक नहीं बदलेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब एक्सटर्नल फोर्स लग गया, गाड़ी चल दी है, तब वो आपका वो स्थिति उसी स्थिति में रहना चाहेगी, आपकी जो ऊपर की बॉडी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप उसी स्थिति में रहना चाहेगी, इसलिए जो है आपका वो पीछे का पीछे ही हो जाता है। जैसा पीछे था वो पीछे का पीछे ही रहना चाहेगी, वो आगे नहीं बढ़ना चाहेगी, इसलिए वो गाड़ी पीछे, आपकी जो कमर है वो पीछे चली जाती है। फिर जो है अपने आप को बैलेंस करता है व्यक्ति, तो फिर जो है उस तरीके से बैलेंस होता है इंसान। हैंगिंग ऑफ क्लोथ, जब भी आप जो है कपड़ा जब सुखवाते हैं धुल करके, तो उसमें पानी लगा होता है, तो जब कपड़े को आप झाड़ते हैं झटका दे करके, तो क्या होता है कि जो कपड़ा है आपका वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो तो ज्यों का त्यों बैठे हैं, उनको मोशन में नहीं आए हैं वो भी, क्योंकि मोशन तो आपने कपड़े को दिया है, आपने वाटर के पार्टिकल्स को तो मोशन में दिया नहीं है। तो आपके जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो कहेंगे भाई हम तो रेस्ट पे हैं और रेस्ट ही पे रहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। अब
आपका जो कपड़ा है वो मोशन में आ जाएगा, लेकिन आपकी जो वाटर पार्टिकल्स है, आपका कपड़ा मोशन में आने की वजह से पीछे जाएगा, ठीक है, झटका देंगे तो पीछे जाएगा या आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। लेकिन वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे कि वहीं के वहीं होने की वजह से कपड़ा पीछे चला गया, वाटर पार्टिकल्स वहीं रहना चाहेंगे रेस्ट पे, तो वो नीचे चले आएंगे, क्योंकि अब उन कपड़ा पीछे चला गया, वाटर पार्टिकल्स जो है वहीं पे रह चुके हैं, उनमें मोशन नहीं आया है। तो इस प्रकार से जो है हमने समझ लिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आई होप कि हमने आपको ज़्यादा ही कुछ समझा दिया है। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, मास को m से दिखाएंगे, वेलोसिटी को v से, और मोमेंटम को हम लोग p से दिखाने वाले हैं। मोमेंटम का जो SI यूनिट होने वाला है तो वो कुछ इस प्रकार से कि मास का किलोग्राम होता है और v का जो है मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका SI यूनिट होने वाला है मोमेंटम का किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जो मोमेंटम होता है उसका SI यूनिट क्या होता है, ठीक। ब्लर हो रहा है शायद, लेकिन अभी आपको सही से दिखाई पड़ने लगेगा, एक सेकंड। ओके, ठीक है। तो अगर जो देखो यहाँ पर एक पॉइंट और है कि इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो मोमेंटम क्या होगा। अच्छा देखो, अगर जो बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी उसकी जीरो रहेगी भाई। वेलोसिटी कैसे बदलेगी, वेलोसिटी तो तब चलेगी, बढ़ेगी जब आपका जो गाड़ी है या फिर आदमी है, कुछ भी है, वो जब गति में होगा तब आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। लेकिन जब रेस्ट पे तब उसकी वेलोसिटी कहाँ बढ़ने वाली है, तो बढ़ेगी नहीं। तो v जीरो होने की वजह से जो v है वो जीरो हो गया, तो मास को भी मल्टीप्लिकेशन है तो पूरा का पूरा पार्ट जीरो कर देगा, इसलिए जो मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा। मास इंटू जीरो यानी कि पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आने वाला है ना, तो p जीरो के बराबर हो जाएगा, p इक्वल टू जीरो। टू चेंज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, अगर जो हमको मोमेंटम में चेंज कराना है किसी भी बॉडी के तो हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई करो, मोमेंटम चेंज कर देगा वो कोई भी बॉडी, ठीक। न्यूटन के सेकंड लॉ को देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम हमने इसलिए पहले पढ़ लिया क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ में जो है मोमेंटम आने वाला था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन। जो रेट होती है मोमेंटम की चेंज की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि रेट मतलब टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में जो चेंजिंग आ रहा है वो फोर्स के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, जो कि सेम डायरेक्शन में जहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो है मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक, टाइम के रिस्पेक्ट में। एप्लीकेशन देखते हैं जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो सीट बेल्ट जब भी हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, हम समझाने के लिए लिखे हैं, या फिर किसी बॉल को कैच करते हैं, तो सीट बेल्ट लगाने का कंसेप्ट समझते हैं। जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारने से क्या होता है, टाइम बहुत कम समय में आपने जो है ब्रेक मारा, ठीक है, आपका बॉडी तुरंत मोमेंटम, उसकी मोमेंटम चेंज होती है, ठीक है। यानी आप जब भी आप सीट बेल्ट लगाए होंगे तो गाड़ी तेज़ी से चला करके ब्रेक मारे होंगे तो देखे होंगे आपकी जो बॉडी है वो मोमेंटम, उसकी गति थोड़ी, मतलब वो ज़्यादा थोड़ा डिस्प्लेस करता है अपने स्थान से थोड़ा आगे की तरफ, टकराता नहीं है आगे की तरफ, लेकिन वो थोड़ा डिस्प्लेस करता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जब टाइम कम लगा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा लगा, ठीक है, बहुत कम समय में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेगा तो हमने बताया कि मतलब वही चीज़ हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा की, यानी कि मोमेंटम जो है ज़्यादा तेज चेंज हुआ। अब मोमेंटम तेज़ी से चेंज हुआ, यानी कि फोर्स जो है आपकी तेज़ी से लगने वाली है। अब फोर्स कहाँ लगेगी, आपके बॉडी पे लगेगी, ठीक है। तो बॉडी पे फोर्स लगेगी यानी कि आपके बॉडी पे चोट लग सकती है। आप गाड़ी बहुत तेज़ चला सकते हैं तो सीट बेल्ट के कारण ही जो है फोर्स अप्लाई हो जाएगा, उसी से आप चोट खा जाएंगे। कैचिंग ए बॉल, ठीक है। अब अगर जो बॉल को कैच कर रहे हैं तो देखा होगा आपने कि बॉडी अपने हाथ को थोड़ा पीछे करके कैच करते हैं, थोड़ा टाइम उसको ज़्यादा देते हैं कैच करने में, ठीक है। अगर जो टाइम बढ़ेगा तो मोमेंटम कम होगा, आपकी जो बॉल है उसकी मोमेंटम कम होगी, समझ रहे हैं, मोमेंटम कम होगी, फोर्स कम लगेगा आपकी। ओके, तो समझा होगा। अगर जो हमने वो टाइम कम तुरंत कैच किया होता तो टाइम कम लगता, टाइम कम लगने से आपकी मोमेंटम ज़्यादा होती, मोमेंटम ज़्यादा हो करके
फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है तो आपको चोट लग जाती है। इसलिए जो है आपने देखा होगा बॉल को थोड़ा हाथ पीछे करके कैच किया जाता है। देखते हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, हमने पढ़ा है मोमेंटम के कंसेप्ट पे। अब हम लोग एक चीज़ डेरिवेट करने वाले हैं कि F बराबर m में किस तरह से होता है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोगों ने देखा कि F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अब डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंज किस तरह से होगा। अब जो डेल्टा P बराबर हमने जाना है, यहाँ पर P बराबर हमने जाना है कि mv होता है, तो P बराबर mv। ठीक है, ये mv जो है ये फाइनल वाला है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे mv से दिखाए हैं, और जो इनिशियल मोमेंटम वाला होगा उसको हम लोग यहाँ mu से बोलेंगे। ठीक, तो फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को हम लोग जो है यहाँ पे माइनस करने वाले हैं डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा टी समय में अब F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि दोनों में है, इसको कॉमन ले लो और यहाँ पर बचेगा v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। दोनों में m है ना, तो उसको कॉमन ले सकते हो, तो m कॉमन लोगे क्या बचेगा, यहाँ पर v बचेगा, यहाँ पर u बचेगा। अब v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, तो v माइनस यू अपॉन टी को जानते होगे आप, क्या होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। v माइनस यू अपॉन टी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन m पहले है, इसको लगा दो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है f है। f बराबर, अब बराबर लगाओगे, इसको हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो k का यूज करोगे, अब m लगाओगे, ये लगाओगे। ठीक, तो k की वैल्यू लगभग जो है 1 के बराबर होती है, इसलिए जो है हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं f बराबर m में। तो इतना बात आपको समझ में आई होगी। न्यूटन्स के थर्ड लॉ की ओर हम लोग चलने वाले हैं अब, और बहुत ही कम बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम है, बस एक पेज बचा हुआ है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम जान लेते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी है यार, मतलब जानो कि न्यूटन का थर्ड लॉ तो एकदम हलवा है, पूरा सबसे इजी न्यूटन का थर्ड लॉ ही है। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बताया था कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो अगर जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप कोई एक्शन कर रहे हो तो वो जो है वो उसका अपोजिट रिएक्शन देगा। मान लो मैं यहाँ पे एक बॉल को गिराता हूँ, तो बॉल नीचे गिराएंगे तो नीचे का जो ये सतह है वो भी ऊपर की ओर जो है उसको फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने से वो बॉडी जो है बॉल ऊपर जाएगा, यानी कि वो सेम जितना हम लोग उस बॉडी से यानी बॉल से जितना हम लोग जितना तेज़ी से नीचे मार रहे हैं, वो नीचे वाला भी अपोजिट रिएक्शन देगा हम लोगों को। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ वो लोग रिएक्शन देंगे हमको, ऊपर बॉल जाएगी। आपने देखा भी है, बॉल जब भी मारते हैं तब अपोजिट डायरेक्शन में वो रिएक्शन देता है। ओके, बात समझ में आई होगी। यानी कि F1 जो है वो बराबर होता है माइनस F2 की। हम नीचे बॉल गिरा रहे हैं, F1 उसको मानो वो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, यानी उसको F2 मान सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से F1 जो होगा वो माइनस F2 के बराबर होगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में F2 जो है गति करेगा, तो उसको माइनस में लिखेंगे। अब इसको हम लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं इसके एप्लीकेशन में। तो इसका न्यूटन का थर्ड लॉ जो एप्लीकेशन है इसका, अब जब भी कोई व्यक्ति जब चलता है तो आपने देखा उस पर, मतलब व्यक्ति जब चलता है तो फोर्स अप्लाई करता है। अच्छा, कोई इंसान चलता है तो अपने पैर को आगे रखता है। ठीक है, अपने पैर को आगे रखता है। ओके, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान चलता है एक पैर आगे एक पैर पीछे, इसी तरह से एक कदम आगे बढ़ा करके वो चलता है। तो जितना आप फोर्स नीचे अप्लाई करते हैं, क्या करता है जो सतह होती है वो भी आप पे उतना फोर्स अप्लाई करती है। तो इस तरीके से आप उसके सतह पे आ करके जो है जब वो भी आपको फोर्स अप्लाई करेगी तो आप जो है गति कर पाएंगे आगे की तरफ। अगर जो आप जस्ट सपोज करिए कि वो आप पे फोर्स ना लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप कैसे चल सकते थे। वो फोर्स ही नहीं लगाती तो आपका पैर वहीं का वहीं रहता। ठीक है, फिसल जाता, वहीं का वहीं रह सकते आप। वो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आप के ऊपर भी वो आप धक्का मार रहा है कि हाँ तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। आप उस पर मतलब प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो भी आप पे फोर्स अप्लाई कर रहा है कि हाँ बाबू तुम बढ़ आगे।
इस प्रकार से जो है दूसरा हम लोग देखते हैं प्रोपल्शन ऑफ ए बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो भी हम बोट चलाते हैं तो देखते हैं कि आप नाव को देखे होंगे, इसमें एक हाथ जैसे उसको नाव की वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा, हमको याद नहीं है, ठीक है। उससे जो है आप पतवार शायद बोलते हैं, तो पतवार से आप जो है पानी को पीछे की तरफ जो है पीछे की तरफ पानी को पीछे की तरफ मोशन कराते हैं। उस पतवार से आप जो है पानी को पीछे लेके जाते हैं। पानी पीछे लेके जाएंगे तो पानी अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपको आगे भेजेगा। तो हमने बताया ना कि आप पीछे लेके जा रहे हैं पानी को, तो पानी जो है आप पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी आगे की तरफ, क्योंकि एवरी एक्शन है जब अपोजिट रिएक्शन। आप उसको पीछे की तरफ मारोगे तो वो आपको आगे की तरफ मारेगा, ठीक। आसान भाषा में रिकॉइल ऑफ गन। अगर जो आप किसी को गोली से मारते हो, बंदूक चलाए होगे, तो आप देखा होगा आपने कि बंदूक जो होती है वो पीछे की तरफ झटका मारती है। ऐसा क्यों होता है कि जो बुलेट निकलती है वो आगे की तरफ निकलती है। वो बुलेट जो होता है आगे की तरफ जब निकलेगी, तो हमने पढ़ा है न्यूटन के थर्ड लॉ से कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ बोलता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक्शन कर रहा है तो उसका अपोजिट रिएक्शन होना जरूरी है। आगे की तरफ बढ़ रहा है बुलेट, तो बुलेट जो है पीछे की तरफ अपोजिट रिएक्शन देगा, यानी आपको पीछे की तरफ धक्का लगेगा। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत हिंदी में बोलेंगे। द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन एंड सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन आर इक्वल। अब इसको हम लोग समझते हैं हिंदी में कि जब भी जो है दो ऑब्जेक्ट्स को आप एज्यूम करिए, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये इनका जो यहाँ पर बोला गया संवेग द सम ऑफ मोमेंटा, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट के जो मोमेंटा है, संवेग है, इनका जो सम होता है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है बिफोर कोलिजन, यानी इनके टकराने से पहले। अभी आपको बेहतर तरीके से समझने वाले हैं आप, बस थोड़ी देर रुके रहिए। इनके जो टकराने से पहले इनके जो मोमेंटा होती है, मोमेंटा का जो सम होता है वो इक्वल होता है किसके, एंड सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, यानी कि जो मोमेंटा होती है आफ्टर कोलिजन के बाद में, ठीक है। आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद में जो मोमेंटा होगी, और मोमेंटा दोनों मोमेंट यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटा का सम, इसके भी मोमेंटा, इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटा का भी सम और इसका भी, यानी दोनों के ऑब्जेक्ट के मोमेंटा का जो सम होगा और इन दोनों के मोमेंटा यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो मोमेंटा का सम है टकराने से पहले टकराने के बाद, वो दोनों जो है इक्वल होने वाला है। अच्छा, अगर जो हम दो ऑब्जेक्ट को लेकर टकरा दे रहे हैं, ठीक है, उसमें टक्कर कर दे रहे हैं, तो उनमें जो मोमेंटा होगी, इनका इसका भी मोमेंटा और इसका भी मोमेंटा, इनका जो सम होगा टकराने से पहले, जो टकराने से पहले इसका मोमेंटा था, इसका मोमेंटा था, ठीक है, इनका जो सम, इसका भी सम, इसका भी सम, उसको आप नोट कर लीजिए और फिर टकरा दीजिए इन दोनों को। तो ये कुछ तेज़ी से हो सकता है, कुछ एक ऑब्जेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ जाए, एक ऑब्जेक्ट धीरे से आगे बढ़े, थोड़ी दूरी तय करें, ज़्यादा दूरी तय करें, ठीक है। लेकिन टकराने के बाद भी जो इनका मोमेंटा का सम होगा, संवेग जो परिवर्तन होगा, इनका जो संवेग होगा, उनको भी जब आप लास्ट में जब टकराने के बाद भी जब दोनों को ऐड करोगे तो वो दोनों पहले की जैसे ही आएंगे, यानी जितना टकराने से पहले दोनों का जो मोमेंटा था वो टकराने के बाद भी जो है मोमेंटा इक्वल रहेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि टकराने के पहले जो मोमेंटम था वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं m1 है u1 है, ठीक। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो m इंटू यू, ठीक है। और फिर जो है क्योंकि ये बिफोर कोलिजन है, कोलिजन के पहले की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर यू की बात करी जा रही है, क्योंकि ये अभी तक जो है मतलब टकराए नहीं है, टकराने के पहले की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर यम यू का यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे। तो यम पहले का जो मोमेंटम है, जो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है m1 का, वो m1 u1 है, प्लस जो दूसरे का मोमेंटम हो है दूसरे ऑब्जेक्ट का m2 u2 है। इन दोनों मोमेंटम को अगर जोड़ लिया जाए तो बराबर होगा टकराने के बाद मान लीजिए m1 का मोमेंटम m1 v1 हो गया और m2 का मोमेंटम m2 v2 हो गया। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को जोड़ लेंगे तो बराबर आएगा टकराने से पहले के। तो काफ़ी ज़्यादा हमने समझा दिया है, आप समझ भी गए होंगे।
F1 अगर जो हम लोग यहाँ पर इसको प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको हम लोग अब जा रहे हैं प्रूफ करने। तो आपने पढ़ा होगा जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के इक्वल होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स इक्वल होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं। जो फोर्स होगा मोमेंटम में चेंजिंग हमने पढ़ा है m v होता है, ठीक। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम m1 v1, ये हो गया। अब f1 की बात की जा रही है भाई, f1 की बात की जा रही है जो फर्स्ट मास पे जो पहले वाले ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक। तो m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। अब दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो F2, उसको हम देखेंगे। अब डेल्टा P2 उसको लिखेंगे क्योंकि जो फोर्स होता है वो डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यानी हम लोग जो है अब दोनों का मोमेंटम अलग अलग होगा, इसका मोमेंटम P1 होगा, इसका मोमेंटम P2 होगा। अब P2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं m2 v2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मोमेंटम का जो फार्मूला होता है mv होता है, ये फाइनल वाला है, ठीक है। जो फाइनल मोमेंटम मतलब होगा वो फाइनल में इसलिए इनिशियल को घटाएंगे हम लोग, तब जो है जो मोमेंटम में चेंज है वो आएगा आपका। चेंज मोमेंटम कैसे आएगा? जब फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे तो अपॉन डेल्टा टी है, ठीक। तो यहाँ पे जो है सेकंड भी हमने सेकंड इक्वेशन नोट कर लिया। अब हमने जाना है कि थर्ड लॉ से, न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या होता है कि जो एवरी एक्शन है अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। काफ़ी थक चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाया है। ये समझ लो भाई कि हमने 2-3 बार वीडियो बनाया है, लेकिन वीडियो करप्ट हो गया था और थोड़ा वीडियो अच्छा भी नहीं आ रहा था। तो काफ़ी सेटअप करने के बाद में आपका जो है बेहतर क्वालिटी हम दे पाए हैं। तो जब बेहतर क्वालिटी हमने दिया है, हमको संतुष्टि मिल गई कि हाँ आपको जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, तब हमने जा कर के वीडियो को रिकॉर्डिंग उसको हम लोग अपलोड करने की विचार बनाए हैं। उसके पहले देखिए अभी तो आप सुन पा रहे होंगे कि गला वाला बहुत बुरी तरीके से बैठ चुका है, ठीक है। अभी काफ़ी ज़्यादा देर तक हम बना नहीं सकते हैं, ये लास्ट